नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फॉर्मूला गुरु में। मैं हूं विपुल सिंह। फॉर्मूला गुरु में हम हर हफ्ते एक नई थीम के साथ आते हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि लगातार बढ़ता रहे। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे मिड कैप शेयरों की। जी हाँ, मिड कैप शेयर क्या होते हैं, मिड कैप शेयरों को चुनने से पहले किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, मिड कैप शेयरों में निवेश करना चाहिए भी या नहीं, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे आज के हमारे खास शो में। लेकिन सबसे पहले उन बड़े सवालों पर नजर डाल लेते हैं जिन पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा और जिनके उत्तरों को हम तलाशेंगे फॉर्मूला गुरु के सवालों के जरिए। तो आज सबसे पहले हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर में मिड कैप शेयर होते क्या हैं, क्यों इनको मिड कैप शेयर कहा जाता है, मिड कैप शेयरों की क्या परिभाषा होती है। इस पर जो है फॉर्मूला गुरु से हम पूछेंगे कि आखिर में जरा, ताकि हमारे जो आम दर्शक हैं, वो दर्शक जो कि शेयर बाजार को ठीक से समझते नहीं हैं, वो ये समझ सकें कि आखिर में इन्हें मिड कैप कहा क्यों जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि जब आप ये समझ गए कि मिड कैप शेयर होते क्या हैं, तो फिर अगर मिड कैप शेयरों में पैसे लगाने हो और उनको आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये मिड कैप शेयर जो है हमको आगे चल करके बेहतर रिटर्न दे सकता है या यहाँ पे हमारा निवेश जो है वो कई गुना बढ़ सकता है। इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मिड कैप शेयरों में जिनमें हम पैसे लगा रहे हैं, क्या वो भी कभी दिग्गज शेयर बन पाएंगे या लार्ज कैप बनने की उनमें क्षमता होती है या नहीं होती है। क्या इससे पहले इस तरह के कोई उदाहरण हैं या भविष्य में इस तरह की संभावनाएं नहीं होती हैं। इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मिड कैप शेयरों में मुनाफा कब बुक करना चाहिए, कब वक्त होता है कि नहीं यहाँ पर 20% प्रॉफिट मिल जाए तब निकलना चाहिए, या फिर कोई समय सारणी होनी चाहिए कि 4 साल के लिए रखना है, 2 साल के लिए रखना है, 3 साल के लिए रखना है, या अगर शेयर डबल हो गया तब निकल जाना चाहिए। तो प्रॉफिट बुक करने का सही समय क्या होता है, ये भी डिटेल में बातचीत करेंगे। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल ये आ जाता है कि बड़े या मझोले किन में निवेश में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। क्या मिड कैप शेयरों में पैसे लगाने भी चाहिए क्या या नहीं, क्योंकि लार्ज कैप को हमेशा सुरक्षित निवेश माना जाता है, तो क्यों ना लार्ज कैप में ही लगाया जाए, मिड कैप में क्यों लगाएं पैसे, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, समझेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। और इसके अलावा अगला प्रश्न होगा, गिरते हुए शेयर बाजार में मिड कैप में निवेश करना कितना सुरक्षित है। जिस तरीके के हालात इस समय देखने को मिल रहे हैं और कई सारे मिड कैप शेयर अच्छी खासी गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है, तो ऐसे में इस गिरती छुरी को पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए, ये समय सही है या नहीं, ये भी पूछेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मिड कैप शेयरों में निवेश करते समय कितनी लंबी अवधि का नजरिया रखें। तमाम तरह के सवाल आते हैं कि 1 महीने रुक सकते हैं, 2 महीने रुक सकते हैं, 6 महीने रुक सकते हैं, लेकिन अब जब आप किसी मिड कैप शेयर में अगर पैसे लगा रहे हैं तो आइडियल कोई टाइम होता है या नहीं होता है, कितने लंबे समय के लिए पैसे लगाने चाहिए, प्राइस इंपॉर्टेंट है या टाइम इंपॉर्टेंट है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। और आज के हमारे एक्सपर्ट होंगे वीके नेगी जी, और आखिरी महत्वपूर्ण सवाल उनसे यही होगा कि वीके नेगी जी के पसंदीदा मिड कैप शेयर्स कौन से हैं। ये तमाम फॉर्मूले तो आप समझ गए हो जाएंगे कार्यक्रम के आखिर तक, लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए हम उनसे ये कहेंगे कि दर्शकों को ज़्यादा रिसर्च ना करनी पड़े, उन्होंने जो रिसर्च की है उसके मुताबिक उनके पसंदीदा शेयर कौन से हैं ये भी आपको हम बताएंगे। चलिए, तो इन सभी सवालों के जवाब तलाशते हैं और आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के फॉर्मूला गुरु जी से। और आज के हमारे फॉर्मूला गुरु हैं वीके नेगी जी। वीके नेगी जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जब भी फॉर्मूला गुरु में आप आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले आप तलाश कर लाते हैं, जिससे हमारे दर्शकों को शेयर बाज़ार को समझने में, शेयर बाज़ार में निवेश करने में बड़ी सहूलियत होती है। आज के हमने तमाम महत्वपूर्ण सवालों का कुछ से परिचय तो आपका करा दिया, लेकिन उन तमाम पहलुओं पर बातचीत करें उससे पहले ज़रा एक छोटी सी टिप्पणी हम चाहेंगे कि आप बाज़ार की दिशा को लेकर के दे दें कि इस समय बाज़ार की दिशा को आप कैसे देख रहे हैं। ख़ासतौर से लगातार जिस तरीके से 8वां कारोबारी सत्र है कि बाज़ार के अंदर हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिली है। 17,300 की बात हो रही थी, 17,200 की बात हो रही थी, 17,300 हमने देखा मंगलवार को टूटता हुआ दिखाई दिया। अब अगले 1-2 महीने के लिहाज से आप बाज़ार को कैसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं? नमस्कार सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और हमेशा ही मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ के, आप लोगों से विचार विमर्श करके। रही मार्केट की बात, तो देखिए मार्केट एक करेक्शन के दौर में चल रहा है इस समय। और अगर ओवरऑल देखें तो हम इस समय बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। इंडियन मार्केट्स जो काफी ऊपर चले गए थे और वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गए थे, उसके चलते कहीं ना कहीं एफआईआईज थोड़ा सा नदारद थे मार्केट से। हमें लगता है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन बनता है और यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग शुरू कर देनी चाहिए। अभी तक हम कह रहे थे कि आप छोटे ट्रांजिट में बाय कीजिए,
अब हम कहते हैं कि आप एटलीस्ट अपना जितना इन्वेस्टमेंट है उसका 50% इस लेवल पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम्म। 17,200 से 17,500 की जो ये रेंज है, ये बहुत अच्छी रेंज है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो हमें लगता है कि बाजार 17,000 के नीचे शायद नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे कोई बहुत बड़ी डाउनसाइड हमें नहीं दिखती है। तो एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। तो मार्केट बहुत कंफर्टेबल लेवल पर इस समय दिखाई दे रहा है। तो बाजार बड़ी अच्छी स्थिति में है और इन लेवल्स पे अगर आपको 100 रुपये लगाने हैं तो आप जो है 50 रुपये अभी लगा सकते हैं। 17,100 से 17,500 के बीच का स्तर विवेक जी का मानना है कि पैसे लगाने का अच्छा मौका हो सकता है, खासतौर से जिनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो। तो ये एक अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है बाजार में। तो आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो अपनी निवेश का कुल रकम का आधा फीसद हिस्सा जो है वो आप जो है निवेश कर सकते हैं। अब चलिए आज की थीम पर लौटते हैं। और ये थीम चुनी क्यों गई, क्योंकि हमने देखा कि बाजार में कितनी तेजी के साथ गिरावट देखने को मिल रही है। अभी आप निफ्टी के चार्ट देख रहे थे और जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को माफ़ कीजिएगा, निफ्टी मिड कैप के चार्ट को देखें, क्योंकि अच्छी खासी पिटाई जो है मिड कैप शेयरों की हुई। बाजार में तो गिरावट आई, लेकिन बहुत सारे ऐसे मझोले शेयर रहे जो कि हमने देखा 60-70% तक टूट गए। अब जरा मिड कैप इंडेक्स को देखिए, आपके यहाँ सितंबर के बाद से एक रैली देखने को मिली और 32,800 के आसपास का स्तर भी यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब ये करीब 30,000 के आसपास आता हुआ, 30,100 के आसपास आता हुआ मिड कैप इंडेक्स देखने को मिल रहा है। ये निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट है। तो ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर आ चुकी है और शेयर, हालांकि ये तो पूरे इंडेक्स का चार्ट है, लेकिन शेयर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि 50-60% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। कुछ एक में 15-20% की गिरावट देखने को मिली है। जरा फटाफट एक जरा चार्ट हम दिखाना चाहेंगे कि आखिर में आज की चर्चा इस महत्वपूर्ण क्यों रही। हालांकि इसमें बड़ा योगदान अदानी ग्रुप के कंपनियों का रहा, जिसमें अदानी ट्रांसमिशन में हमने देखा है कि 76% टूटा है, अदानी एंटरप्राइजेस 60% टूटा है। ये एक महीने का है, एक महीने की हम चार्ट दिखा रहे हैं आपको। अदानी पावर में 46% की गिरावट रही, लेकिन रिलायंस पावर भी यहाँ पर 26% टूटा है। राजेश एक्सपोर्ट में भी हम देख रहे हैं 22% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अब जरा कुछ एक और कंपनियां दिखाएं। मैक्स फाइनेंशियल में हम देख रहे हैं 19% की गिरावट है। मोतीलाल ओसवाल 19-20% एक महीने में टूट गया। बैंक ऑफ इंडिया 17-18% टूटा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हम देख रहे हैं 16-16.5% की गिरावट है। डिविज लैब 16% टूटा है। तो अब इन कंपनियों पर भी आगे चल के हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा का हिस्सा होगा, लेकिन पहले जरा ये समझ लेते हैं। तो ये कारण रहा इस गिरावट का, जिसकी वजह से आज हम मिड कैप शेयरों पर बातचीत कर रहे हैं। काफ़ी सारी कंपनियों पे खबरें भी रहीं। पहले तो ये समझ लेते हैं मिड कैप शेयर होते क्या हैं। तो देखिए, जो तमाम दर्शक हमारे हैं जो शेयर बाज़ार को बहुत नज़दीक से समझना चाहते हैं, लेकिन अखबारों के माध्यम से ही पढ़ते रहते हैं, उनके लिए अगर आप आसान भाषा में ये समझा सकें मिड कैप शेयर क्या होते हैं, किनको मिड कैप कहेंगे, क्या जो शब्द बोल रहा है ये बोल सकते हैं कि जो ना बहुत छोटे हैं और लार्ज मतलब बड़े भी नहीं हैं, तो जो उन दोनों के बीच की कैटेगरी है उनको मिड कैप शेयर कहते हैं। और कोई परिभाषा सर? सर देखिए, मिड कैप कंपनीज की जो डेफिनेशन है वो फंड्स के हिसाब से अलग-अलग होती हैं। कुछ कंपनीज मानती हैं कि 5,000 करोड़ से बड़ी कंपनीज को मिड कैप में रखा जाए, कुछ मानती हैं 7,500 करोड़ के ऊपर और कुछ मानती हैं कि 10,000 करोड़ से ऊपर। बट अगर एज़ पर हम एक्सचेंजेस की डेफिनेशन के हिसाब से जाएँ तो 5,000 करोड़ शुड बी द मिनिमम मार्केट कैप ऑफ मिड कैप कंपनीज और जो अपर सीलिंग है वो 50,000 करोड़ पर जाती है। सो 5,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच की मार्केट कैप की जितनी भी कंपनीज हैं, उनको हम मिड कैप में इंक्लूड करते हैं। जी। चलिए, अब ये तो पता लग गया होगा हमारे दर्शकों की मिड कैप कंपनियाँ होती क्या है, मिड कैप शेयर कहते किसे हैं। अब दूसरा सवाल महत्वपूर्ण ये होता है कि अगर हम किसी मिड कैप कंपनी में कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है और निवेश कर रहा है, तो उनको चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें, कैसे आइडेंटिफाई करें? क्योंकि हम देखा है कि जो बड़ी गिरावट होती है वो भी मिड कैप कंपनीज़ में ही देखने को मिलती है, काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, तो लोग थोड़ा डरते हैं। तो ऐसे में वो क्या क्राइटेरियाज़ हैं जिसको आप कहेंगे कि नहीं ये एक फॉर्मूला है, या इन क्राइटेरिया पे पहले कस लीजिए कंपनी को, उसके बाद निवेश कीजिए? सर सबसे पहली चीज़ तो मिड कैप कंपनीज़ जनरली लार्ज कैप के कंपैरिज़न में हाई बीटा होती हैं। तो मार्केट अगर गिरेगा तो ये थोड़ा ज़्यादा गिरती हैं और बढ़ने के टाइम पे भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ती हैं। तो आपको थोड़ा-सा रिस्क अवॉइड होके चलना पड़ेगा इन कंपनीज़ के साथ में। इसीलिए जब आप पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो आपको एक बैलेंसिंग करके शामिल करना होता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। कुछ जो बेसिक क्राइटेरियाज़ हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है कि कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरीके के हैं, वो आपको देख लेने चाहिए। रेवेन्यू शुड बी ग्रोइंग, प्रॉफिट शुड बी ग्रोइंग। अगर ये 2 चीज़ें आपकी बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है, तो फंडामेंटल्स कंपनी के ठीक-ठाक नज़र आते हैं।
उसके अलावा डेट इक्विटी रेशो आप देख सकते हैं, डेट का बर्डन बहुत ज्यादा कंपनीज के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर मिड कैप कंपनीज पर डेट का बर्डन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। फिर उनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, कंपनी की कुछ ब्रांड इमेज होनी चाहिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो मार्केट में वेल नोन हो और जिनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा हो। उसके बाद आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डाल सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कंपनी के शेयर्स प्लेज हैं या बहुत ज्यादा कंपनी के शेयर्स पब्लिक के पास में हैं, तो उससे कहीं ना कहीं प्रमोटर्स का इंटरेस्ट कम हो जाता है और इस तरह की कंपनीज में रिस्क बढ़ जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द जी। बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी। हम्म। कंपनी काम क्या करती है और किस तरह की बी टू बी में है, बी टू सी में है, और किस तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है, उनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उन प्रोजेक्ट्स को लेकर वो किस तरीके का रहा है। तो ये सारे तमाम चीजें आप देखकर उसको जांच परख करके तभी पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। ठीक। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं, आपको आसान नहीं होता है चुनना, तो आप जो है तमाम चीज़ों की रिसर्च आप निवेश करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं, इस कंपनी में पैसे हमने लगाए थे, वो कंपनी जो है ना उसमें वॉल्यूम होता है, ना कुछ होता है, किसी ने कह दिया इस आधार पे आप ले लेते हैं, तो ऐसे बिल्कुल ना करें। जो क्राइटेरियाज़ बताए गए हैं विवेक नेगी जी की तरफ से, चाहे वो प्रमोटर होल्डिंग को लेकर के हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, बिज़नेस मॉडल हो, कंपनी ने कितने शेयर प्लेस कर रखे हैं, क्या कुछ कंपनी का आगे चल कर के रेवेन्यू मॉडल क्या रहने वाला है, ये तमाम चीज़ों पे, तमाम पैमानों पे आप कसें, अपनी रिसर्च करें और उसके बाद ही मिड कैप शेयरों में पैसे लगाएँ। अब सवाल ये होता है सर कि क्या मिड कैप शेयरों के लार्ज कैप बनने की संभावना रहती है? क्या कोई छोटे शेयर हमने देखा कि हालाँकि पास्ट में उदाहरण हैं, तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर कोई मिड कैप क्या लार्ज कैप बन सकता है, पहला सवाल, और उसमें क किस तरह की कंपनियों में इस तरह की संभावनाएँ ज़्यादा रहती हैं? सर देखिए, मिड कैप कंपनी ही लार्ज कैप बनती है फ्यूचर में चल के। जितनी भी आज लार्ज कैप कंपनीज हैं, कभी ना कभी मिड कैप रही हैं, तभी ये लार्ज कैप बन पाई है। कोई भी कंपनी सीधा बड़ी नहीं बनती है, तो हुँ, छोटे से ही बड़ी बनती है। इसमें हजारों एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, जैसे बिल्कुल। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज आप ले लीजिए, एशियन पेंट्स आप ले लीजिए, बजाज फाइनेंस आप ले लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक को आप देख सकते हैं। ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कुछ साल पहले तक मिड कैप कैटेगरीज के अंदर आती थी और आज ये लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो गई हैं। हुँ, बट ये है कि सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, और ये एक्सपेक्ट करना भी गलत होगा कि आपकी जितनी भी मिड कैप कंपनीज है वो सारी लार्ज कैप बन जाए, क्योंकि उसके लिए उनको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना होता है, रेवेन्यू फ्रंट पर, प्रॉफिट फ्रंट पर, तभी वो लार्ज कैप बन पाती है। तो एक जो एवरेज कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 5 में से 1 कंपनी ही ऐसी है जो ग्रो करके लार्ज कैप कैटेगरी की तरफ बढ़ती है, और बाकी की 4 कंपनीज या तो उसी रेंज में ट्रेड करती रहती है, या फिर उनका परफॉर्मेंस खराब होता है तो वो इवन मिड कैप से स्मॉल कैप कैटेगरी में भी शिफ्ट हो जाती है। तो शेयरों का चुनाव बड़े ध्यान से करना चाहिए, और 5 में से 1 कंपनी ही आपको मिलेगी जो एक विनिंग कंपनी साबित। जी। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये है कि ये पैसे हमने लगाने अगर हैं तो चलिए ये पता लग गया मिड कैप शेयर क्या होते हैं, ये पता लग गया कि चुनते समय कंपनी किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब सवाल एक महत्वपूर्ण ये आता है कि मिड कैप शेयरों में किन लेवल्स पे आपको लगता है कि ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमने उदाहरण भी देखे बहुत सारे, जो भी हम चार्ट भी दिखा रहे थे कि सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का बहुत सारे मिड कैप शेयर जो है बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़े, और ख़ासतौर से मिड कैप बैंकिंग ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन अब शेयर के दाम डबल हो गए, लेकिन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया कि हम तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ बने हुए हैं। और फिर आप देखिए जो है जनवरी के बाद से किस तरीके की पिटाई देखने को मिल रही है, और लोगों को अब अफसोस हो रहा है कि उन्होंने मुनाफा बुक नहीं किया। तो इसकी कोई टाइमिंग होती है क्या सर, कि मतलब कैसे किस सर समय दे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? अ, जी। सर देखिए, 2 चीज़ें आपको इसमें रखनी होती हैं। एक तो पहला आपको टारगेट रखना है, वो टाइम बेस्ड रखना है, और दूसरा प्राइस बेस्ड। आपका प्राइस अचीव हो जाए तो आप तब भी उसको रिव्यू कर सकते हैं, और अगर टाइम हो जाए लेकिन प्राइस टारगेट नहीं आया है, तब भी आपको स्टॉक को रिव्यू करना बनता है। उसके अलावा कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए और रेगुलरली ट्रैक करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल चेंज अगर कोई आता है, तो वो एक आई थिंक कंपनी की री-रेटिंग या फिर डाउनग्रेड कंपनी को कर सकता है, तो उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। दूसरा, क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मिड कैप कंपनीज़ की अगर बात करें, और क्वार्टरली रिजल्ट्स का इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है मिड कैप कंपनीज़ के ऊपर। रिजल्ट खराब आते हैं तो स्टॉक्स 10-10 15-20% तक नीचे भी गिर जाते हैं, और अच्छे रिजल्ट्स आने पर स्टॉक्स काफ़ी बढ़ भी जाते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स का ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और तीसरा क्राइटेरिया है वैल्यूएशन। valuation companies के should be at par or maybe little above
एट इंडस्ट्री एवरेज हो सकते हैं, बट अगर वैल्यूएशन गैप बहुत बड़ा हो गया है और उसको हिसाब से कंपनी एक्सपेंसिव हो गई है, तो वहाँ पर एक बार आप कंपनी को रिव्यू कर सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग की सलाह ऐसी जगह पे दी जाती है। तो 3 मेजर चीज़ें हैं, पहली कोई फंडामेंटल चेंज अगर आ रहा है बड़ा, दूसरा क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पर आप डिसीजन हुँ। ले सकते हैं और तीसरा वैल्यूएशन का पैरामीटर। ठीक है, तो आप शेयर लेकर के भूल मत जाया कीजिए। सबसे पहले तो कीमत अपना एक लक्ष्य तय कीजिए, अगर वो लक्ष्य मिल रहा है तो निकल जाइए। एक समय सीमा तय कर लीजिए कि ठीक है, मैंने अगर समय सीमा तय की तो साल 2 साल के लिए रखा हुआ है, 3 साल के लिए रखा हुआ है, इस समय हम निकल जाएँगे, वो भी नज़रिया ठीक है। हाँ, न्यूज़ पे खबरें बना कर के रखिए, कोई अगर फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप ट्रैप में फँस जाएँ। क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि मान लीजिए आपने 3 साल का नज़रिया रखा है और इस दौरान कंपनी की बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आपको निकल जाना चाहिए कंपनी से। तो ये फ़ॉर्मूला यहाँ पर निकल कर के आया है। अब अगला प्रश्न ये है कि बड़े या फिर मिड कैप किनमें रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलने की उम्मीद ज़्यादा रहती है? और अगर हमको निवेश करना हो तो छोटे शेयरों में लगाएँ, मीडियम शेयरों में लगाएँ या फिर जो दिग्गज शेयर ऑलरेडी हैं निफ्टी 50 के, उन्हीं में पैसे लगाने चाहिए? सर देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने अवेलेबल है। लेकिन पैसा आपका है, तो आपको उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा और जो बैलेंस करके चलते हैं, वही मार्केट में पैसा कमा पाते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा ये सलाह देते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इनमें आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाई करके रखना चाहिए, सो दैट आपको सिक्योरिटी भी मिल सके, ग्रोथ भी मिल सके और कोई स्टॉक अगर मल्टीबैगर बन जाए, तो वहाँ से आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा अल्फा भी क्रिएट हो सके। तो सिंपल फ़ॉर्मूला है कि मेजर पोर्शन आपका जाना चाहिए लार्ज कैप के अंदर, तो हम सलाह देते हैं कि एटलीस्ट 50% आपके पोर्टफोलियो का लार्ज कैप के अंदर जाना चाहिए। 25% से थोड़ा-सा अधिक आप मिड कैप में रख सकते हैं और बाकी जो बचा उसको स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। इसका मेजर रीज़न ये होता है कि लार्ज कैप कंपनीज़ जनरली सिक्योर होती हैं और वो इन लाइन विद द मार्केट चलती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। उनका जो बीटा होता है वो जनरली लो होता है इन कंपैरिज़न टू द मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज़। तो लार्ज कैप में आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, मिड कैप में आपको ग्रोथ मिल जाता है। तो अगर मिड कैप में आप अच्छी कंपनीज़ पिक कर सकते हैं, तो वो आपके पोर्टफोलियो में अल्फा क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। और स्मॉल कैप कंपनीज़ में आपको ऐसी कंपनीज़ पिक करनी होती हैं, जिनमें मल्टी बैगर बनने का मादा होता है और जो आने वाले समय में 2, 4, 5 गुना यहाँ से ग्रो कर सकते हैं और उस तरह के रिटर्न्स आपको दे सकती हैं। तो तीनों की अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन आपको ये रेशो बहुत केयरफुली हुँ। रखना पड़ता है और इनको बैलेंस में करके चलेंगे, तभी आपको पोर्टफोलियो में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो एक संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मिड कैप ही लेना है, ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप ही लेना है, ऐसा नहीं कि लार्ज कैप लेना है। लेकिन हाँ, जो रेशियो है उस पे आप ध्यान रखिए कि ज़्यादातर पैसे यानी कुल निवेश का आधा हिस्सा जो है वो दिग्गज कंपनियों में अगर आप लगाएँ तो बेहतर रहेगा, ताकि बाज़ार के भारी उतार-चढ़ाव में आपको घबराने की आवश्यकता ना हो। 50% रिटर्न जो है आप मिड कैप में लगाएँ, माफ़ कीजिएगा 25% और 25% स्मॉल कैप में। और स्मॉल कैप में आपको मल्टी बैगर भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। कंपनी लेकिन सोच समझ के चुनें, खाली इस फॉर्मूले को फॉलो ना करें, ये भी सोच करके निवेश करें कि आखिर में जो तरीका आपको बताया गया है शेयर चुनने का, उस आधार पर ही कंपनी को चुनें। अब अगला प्रश्न सर ये है कि अभी जिस तरह की स्थिति है, गिरते हुए शेयर बाजार में मिड कैप में निवेश कितना सुरक्षित है? और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग हमें प्रश्न भेजते हैं, इस भाव पे लिया था, अब इस भाव पे आ गया। लोग डर के शेयर बेच रहे हैं, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे कि ये खास तौर से ये अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइजेज़ जैसी कंपनियों तो खैर खबरें निकल के आईं, जिसकी वजह से टूटे। लेकिन इसके अलावा हमने देखा कि 20-20% से ज़्यादा तो राइस एक्सपोर्ट, रिलायंस पावर भी टूटे। यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। मैक्स फाइनेंशियल, डिविज़ लैब ऐसी बहुत सी कंपनियाँ हैं, जो 15 से 20% का करेक्शन सिर्फ ये 1 महीने का नेगेटिव रिटर्न है। और अगर देखें 1-2 महीने की बात करें तो इसमें ज़्यादा पिटाई हो चुकी है। क्या करना चाहिए? क्या मिड कैप में पैसे लगाने का सही समय है क्या? तो देखिए, मिड कैप में पैसे लगाने का समय हमेशा रहता है, लेकिन आप ब्लाइंडली पैसा नहीं लगा सकते। इवन लार्ज कैप में भी आप ब्लाइंडली पैसा नहीं लगा सकते। आपको कंपनियों का चुनाव करना होता है, उनका जाँच-परख करनी होती है, तभी आप उनमें निवेश कर सकते हैं। तो अभी भी बहुत सारी मिड कैप कंपनीज़ ऐसी हैं, जो बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। इवन इस मार्केट में भी काफ़ी कंपनीज़ हैं, जो अपने 52 वीक हाइज़ हिट कर रही हैं बिकॉज़ ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो हुँ। ऐसा नहीं है कि गिरती मार्केट में सब मिड कैप स्टॉक गिरते हैं। आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, तो हमें लगता है कि गिरती मार्केट में अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स को आपको पिक करना चाहिए। अच्छे फंडामेंटल वाले शेयरों में आप निवेश करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। फिर से वही सवाल सर एक आपसे रिपीट करना चाहेंगे
कि क्या अगर हमको नज़रिया सिर्फ टाइम का रखना हो, तो क्या कोई टाइम फ्रेम है? अगर मिड कैप में पैसे लगा रहे हैं, तो कितने लंबे समय के लिए सोच के लगाएँ? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो 1-2 महीने का नज़रिया लेकर के ही निवेश करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं 6-8 महीना, 1-2 साल। कौन-सा टाइम आपको परफेक्ट लगता है कि अगर आप कोई मिड कैप कंपनी चुन रहे हैं और तमाम रिसर्च के बाद चुन रहे हैं, तो कितना समय देना चाहिए? सर देखिए, अगर आप निवेश की बात करते हैं तो 1-2 महीने के लिए कभी निवेश नहीं होता है, वो आपकी ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। बिल्कुल। क्योंकि निवेश का मतलब होता है कि आप कंपनी के बिज़नेस मॉडल में बिलीव करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स में बिलीव करते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट में बिलीव करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस आने में 2 से 3 साल का समय लग जाता है। तो देखिए मैक्सिमम समय कितना भी हो सकता है 5 साल, 10 साल, 20 साल जितने भी समय के लिए आप शेयर रखना चाहें, अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको रख सकते हैं। बट मिनिमम एटलीस्ट 2 साल के लिए आपको शेयर ज़रूर खरीदना चाहिए अगर आप फंडामेंटल के आधार पर खरीद रहे हैं। अगर आप किसी न्यूज़ बेस के आधार पर खरीद रहे हैं या किसी टेक्निकल पैरामीटर के आधार पर खरीद रहे हैं, तो आपका टारगेट उसके हिसाब से हो सकता है मे बी 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स व्हाटएवर हुँ, जो आपको चार्ट पर दिखाई दे रहा है। बट फंडामेंटल्स के आधार पर मुझे लगता है कि मिनिमम से मिनिमम 2 साल का नज़रिया ज़रूर आपको रखना चाहिए। ठीक। तो अगर आप निवेश कर रहे हैं और निवेश और ट्रेड का अंतर भी समझ लीजिए कि अगर किसी खबर पे, किसी न्यूज़ पे आप रिएक्ट कर रहे हो, पैसे लगा रहे हैं, तो उसे ट्रेड कहेंगे और आप निवेश कंपनी के बिज़नेस मॉडल में निवेश कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 साल का नज़रिया जो है ज़रूर रखें और बेहतर रिसर्च के साथ फिर निवेश करें। अ, अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये जिस पर अभी हम बातचीत कर रहे थे कि जो कुछ एक कंपनियां हमने 10 ही कंपनियां निकाली हैं खैर ये इन 10 कंपनियों में क्या कोई क्या कुछ नज़रिया आपका है इनमें से कोई कंपनी अच्छी लग रही है? दूसरा ये कि जो अगर मान लीजिए कोई शेयर गिर रहा हो लगातार, वहाँ से निकलने का एग्ज़िट रूट क्या होगा? अब जैसे मान लीजिए अदानी विलमार जैसे में तो लोगों को मौका ही नहीं मिला और लोग कह रहे हैं कि भई हम बेचना चाह रहे हैं, बायर नहीं मिल रहा है और लोअर सर्किट लगे हुए हैं। लेकिन और भी शेयर ऐसे हैं कि जहाँ पे लोगों को 20-30% 40% का नुकसान हो रहा है। पिटते हुए शेयरों से निकलना कब चाहिए? और ये भी जो लिस्ट अभी हम एक बार चाहेंगे एक बार फिर से दिखा दी जाए। इनमें से इतनी पिटाई के बाद कोई शेयर अच्छा लग रहा है क्या आपको? चाहे वो डिवीज़ लैब हो, रिलायंस पावर हो, राजेश एक्सपोर्ट हो, अदानी में तो ख़ैर अभी जब तक न्यूज़ का फ्लो चल रहा है यहाँ पर तो कोई रणनीति अभी लगता है कि दूर ही रहनी चाहिए। मैक्स फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डिवीज़ लैब। जी, सर देखिए एक सिंपल तरीका है अगर इस तरह के आपको एडवाइस चाहिए या इस तरह के शेयरों में कब निकलना चाहिए ये जानना है, तो मेरे ख़्याल से आपका जो प्रोग्राम्स है वो लगातार देखते रहिए क्योंकि इसके थ्रू लगातार आप अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू ये मैसेज देते रहते हैं कि कौन से शेयर होल्ड करने चाहिए और कौन से शेयर से निकल जाना चाहिए। मेरे से भी ऐसे अपने पास्ट में भी अडानी को लेकर काफ़ी बार बात की है और हमने हुँ, लगातार एडवाइस किया है कि वैल्यूएशंस कंपनीज़ के बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो अगर बिल्कुल। किसी ने खरीद रखा है तो निकल जाने की सलाह हमारी थी। और लगातार हमारा एक ही फ़ोकस था कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट वैल्यूएशन जिस तरह के हो गए हैं, वहाँ पर निवेश करना सुरक्षित नहीं है और अगले हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल भी अपनी वैल्यूएशंस को जस्टिफ़ाई ना कर पाएँ। तो उस तरह के वैल्यूएशंस पर जब कंपनी पहुँच जाती है, तो वहाँ से निकलना बनता है। जैसा कि हमने अपने अभी क्राइटेरियाज़ में बताया कि वैल्यूएशन एक क्राइटेरिया हो सकता है, जिसके आधार पर आप कंपनी से एग्ज़िट ले सकते हैं। बाकी आपने जो कंपनीज़ बताई हैं, इनमें से तो कोई कंपनी हम एडवाइस नहीं करना चाहेंगे। हमारी अपनी 1-2 कंपनीज़ सिलेक्ट करके लाए हैं, उसके बारे में। ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल यही आपके लिए सलाह है कि अगर कोई शेयर गिर रहा हो, तो अपने मन से कोई डिसीज़न ना लें। किसी भी वित्तीय सलाहकार से आप संपर्क कर सकते हैं या फिर हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। वहाँ पर क्या कोई फंडामेंटल चेंज हुए हैं क्या? क्या वहाँ पर जो न्यूज़ अभी आ रही है, उसका कितना लंबा इम्पैक्ट होगा? इन तमाम चीज़ों को जो है वेरीफ़ाई करते रहें, तो वही टाइम आपका एग्ज़िट का सही रहेगा। और जैसा कि विकी नेगी जी ने सही कहा कि कई कार्यक्रम में विकी नेगी जी ने बहुत पहले अलर्ट किया था हमारे दर्शकों को, फ़ॉर्मूला गुरु में भी या 2 बजे के शो में लाइव जुड़ करके भी कि अदानी के शेयरों की वैल्यूएशन बहुत हाई है, दूरी बना के रखें। लेकिन अगर आपने निर्णय उनके कहने पे नहीं लिया है, तो फिर निश्चित रूप से आप नुकसान में होंगे। चलिए लेकिन कार्यक्रम के अंत में हम अब पहुँच गए हैं और समझ चुके हैं कि आखिर में कैसे कंपनी चुननी चाहिए, मिड कैप शेयर होते क्या हैं और क्यों इसमें निवेश का एक हिस्सा बड़ा होना चाहिए। लेकिन तमाम रिसर्च के बावजूद अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है और आपको लगता है रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो ज़रा वीके नेगी जी से ही पूछ लेते हैं, उनकी अपनी रिसर्च है। उन्होंने अपने पैमाने पे कस करके कौन से कुछ एक क्या शेयर निकाले हैं। तो आपके पसंदीदा मिड कैप शेयर कौन से हैं और इनमें क्या कुछ ट्रिगर आपको दिखाई दे रहे हैं और कितने लंबे समय के लिए आप यहाँ पर निवेश करने की सलाह देंगे? तो देखिए, मेरा जो क्राइटेरिया रहता है, बड़ा सिंपल रहता है कि आई गो विद द थीम ऑफ द मार्केट।
हुँ, मार्केट में जो इस समय सबसे ज़्यादा सेक्टर फ़ोकस में है, हमारा फ़ोकस उस तरफ रहता है। तो इस साल का अगर आप बजट देखते हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का एक ही थीम था इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गवर्नमेंट काफ़ी बुलिश है, काफ़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर उस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वहीं से एक कंपनी हम पिक करके लाए हैं, व्हिच इज़ मेनली इंटू कैपिटल गुड्स सेगमेंट एआईए इंजीनियरिंग। हुँ, ये एक ऐसी कंपनी है जो आने वाले समय में मुझे लगता है कि एल-एन-टी ने जिस तरह का परफ़ॉर्मेंस पास्ट में दिखाया है, तो फ्यूचर में एआईए इंजीनियरिंग उस तरह का परफ़ॉर्मेंस दिखा सकती है। एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, बहुत कंसिस्टेंट है, मार्केट के उतार-चढ़ाव से इस कंपनी को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये एक बेहतरीन कंपनी है पोर्टफ़ोलियो में इंक्लूड करने के लिए और अभी भी जो इसका वैल्यूएशन है, वो कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, तो इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी कंपनी जो हमने पिक की है वो अगेन गवर्नमेंट के थीम सेक्टर्स में से है, डिफेंस शिपिंग सेक्टर से है मझगाँव डॉकयार्ड। मझगाँव डॉकयार्ड की अगर बात करें तो देखिए इंडिया ने जब फर्स्ट टाइम वॉरशिप बनाया था, तो उसको लेकर ये कंपनी खबरों में आई थी और ये एक इस तरह की कंपनी है जिसके अगले 5 साल के लिए ऑर्डर बुक फुल है और अभी ये अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं और एक्सपेंशन करने के बाद फर्दर इनको ऑर्डर मिल जाएँगे। तो जब ग्रोथ का एक्सपोज़र इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है किसी कंपनी के अंदर तो डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। तो हमें लगता है कि मझगाँव डॉकयार्ड एक ऐसी कंपनी है जिसको लेकर आपको भूल जाना चाहिए अगले 5-6 सालों के लिए। तो ये हुँ। 2 ऐसे मिड कैप जेम्स हैं, अगर इन कंपनीज़ को आप पिक करके छोड़ देंगे अगले 4-5 साल के लिए, मुझे लगता है यहाँ से मल्टी बैगर भी बन सकते हैं। मल्टीबैगर हो सकते हैं ये 2 शेयर जो है जो एआईए इंजीनियरिंग और मझगाँव डॉकयार्ड अभी 719 720 के आसपास चल रहा है मझगाँव डॉकयार्ड का शेयर और यहाँ से मल्टीबैगर साबित हो सकता है लेकिन नज़रिया आपको 4-5 साल का रखना होगा। 2652 का भाव देखने को मिल रहा है एआईए इंजीनियरिंग में और यहाँ पर भी कई गुना बढ़ने की संभावना जो है जता रहे हैं वीके नेगी जी। नेगी जी जब भी आप आते हैं बहुत अच्छी-अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं हमारे दर्शकों को। बहुत-बहुत शुक्रिया सर अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कैसे चुना जाए मिड कैप शेयरों को। थैंक यू सर। तो धन्यवाद। चलिए धन्यवाद सर। फॉर्मूला गुरु को फिलहाल यहीं समेटते हैं। अगले हफ्ते फिर एक नई थीम के साथ आएँगे, एक नए मुद्दे के साथ आएँगे और समझने की कोशिश करेंगे बाजार के एक्सपर्ट से, फॉर्मूला गुरु से कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो मिड कैप्स 2 शेयरों पे बातचीत हुई है, लेकिन आप अगर किसी शेयर में फँसे हुए हैं, तो हर रोज़ दोपहर 2 बजे भी जुड़ना मत भूलिए हमारे साथ और ख़ास तौर से सोमवार और शुक्रवार को हम बात शेयर बाज़ार की ही करते हैं। तो आपके मिड कैप पे जो भी शेयरों पे कोई सवाल अगर हैं और आप किसी मिड कैप शेयर में फँसे हुए हैं या मिड कैप शेयरों में निवेश करना चाहते हैं, तो 9311121874 पर जो है सोमवार और शुक्रवार को हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ तकनीकी विशेषज्ञ, फंडामेंटल विशेषज्ञ, हर तरह के बाज़ार के जानकार जुड़ते हैं और आपके तमाम प्रश्नों का के समाधान वो जो है कार्यक्रम के दौरान कर देंगे। फॉर्मूला गुरु में इतना ही, लेकिन अपनी जेब से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ और अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तुरंत कर लीजिए और यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर जो है हमारे लगातार बढ़ रहे हैं और आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।